Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 26th of March 2021, Friday. Inspiration of the day is be stronger than your excuses. News from March 25 and 26 of Business Standard newspaper will be discussed under today's discussion, and these are the articles that we are going to cover. So let's start with article number 1 given on page number 1 of today's newspaper. India Inc told to disclose crypto investments. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने रिसेंटली कंपनी एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए हैं और उन अमेंडमेंट्स के अंतर्गत एक अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू क्रिप्टो करेंसीज। अब कंपनीज को उनके क्रिप्टो करेंसीज में जो भी इन्वेस्टमेंट हैं वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इनटू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं उसमें कंपनीज को ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट जो कि क्रिप्टो करेंसी में हुए हैं, बिटकॉइंस या अदर तरह की जो क्रिप्टो करेंसी लिब्रा उनमें हुए हैं, उनसे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना कंपनी ने ट्रेड किया है, ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या था, लॉस कितना हुआ है, ये सारी डिटेल्स अब कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इनटू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्रिप्टो करेंसी डिस्क्लोजर के अलावा बहुत सारे अदर रूल्स में भी अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी एक्सपेंडिचर है कंपनीज को वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में के से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ऐसा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की डीड फाइनलाइज हुई है, ये सारे तरह के डिस्क्लोजर अब कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंडेटरली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज चेंजेस, कंपनी विल ऑल्सो हैव टू डिस्क्लोज देयर रिलेशनशिप विद देयर स्टॉक ऑफ फर्म्स। तो ऐसी कंपनी के जो अदर फर्म्स के साथ रिलेशनशिप है, जो पहले थी, ख़त्म हो गई, जॉइंट वेंचर्स थे, इस तरह की रिलेशनशिप को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन सारे रूल्स के अलावा ऑडिटिंग प्रोसीजर को लेकर के, ऑडिट रिपोर्टिंग को लेकर के भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। सो एंड ऑल दीज अमेंडमेंट फोकस ऑन ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग रिपोर्ट। तो अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन एडवांसेस, लोन, इन्वेस्टमेंट, all these will have to be reported under audit reporting and definitely ये सारे changes को implement करने के लिए जितनी भी companies हैं उनको अपने accounting software में भी changes लाने पड़ेंगे। accounting software में change लाएंगे तभी that will actually comply all these amendments, क्योंकि अभी जो accounting softwares हैं, चाहे वो Oracle, Finacle, जितने भी तरह के हमारे accounting softwares हैं, that all are actually working as per the existing rule। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से परमिशन दी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उससे जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज होगा या जो भी पब्लिश होगा कंपनी के बिहाफ से, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी। अब इन सारे अमेंडमेंट्स को लेकर के अगर हम पिछले कुछ इवेंट्स को फॉलो करें तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेरी क्लियर। कभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगी, टोटली बैन नहीं होगी, ब्लैंकेट बैन नहीं होगा। कभी इस तरह की न्यूज़ आती है कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में फुली बैन होगी, क्रिप्टो करेंसी में अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है तो दैट विल बी पीनलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसी को अगर हम साइड कर दें तो जो अदर चेंजेस आए हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीडेड टू बी डिस्क्लोज, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नीडेड टू बी डिस्क्लोज, डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नीड टू बी डिस्क्लोज, रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ फर्म्स नीड टू बी डिस्क्लोज। ये सारे अमेंडमेंट्स अगर आप देखें तो दीज are only to strengthen the corporate governance in India। और recent time से जितनी भी enforceable agencies हैं, enforcement agencies हैं, चाहे वो RBI हो, चाहे वो SEBI हो, चाहे वो Ministry of Corporate Affairs हो, all are working to improve the corporate governance system in India। And if corporate governance will improve, the interest benefit of investors are secured, then definitely it will give boost to the investment by improving the ease of doing business, ease of investment in India। तो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, जो टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत सारे रेगुलेशंस आए रिसेंटली। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेकर भी हमने बहुत सारे रेगुलेशन और अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया। सेबी ने बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स और रिसेंटली 81 बॉन्ड का जो चेंज है वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कई न्यूज़ में। तो इस तरह के कई सारे चेंजेस लाए गए हैं
अभी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये अप्रोच है कि जब पोस्ट कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी रिकवर करे, दैट रिकवरी शुड बी रेजिलियंट, शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस एंड शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो जो भी लूप होल्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल लूप होल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स हैं, उन सबको रिमूव करके इंडिया को पोर्ट्रे करना एक इंटरनेशनल फोरम में कि दैट इंडिया इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोनॉमी एंड इट इज़ वर्थ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल इन टर्न इम्प्रूव द FDI इनफ्लो इनटू इंडिया। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका डिफरेंट ओपिनियन है ये सारे जो अमेंडमेंट्स कंपनी एक्ट में किए गए हैं। एक्सपर्ट का ये कहना है, कंपनी के जो कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका ये कहना है कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आर collecting information about the investment of cryptocurrencies by the companies। तो अब चूंकि क्रिप्टो बिल ऑन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो बिल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने वाला है। Government is working or drafting the bill on cryptocurrencies, and that is why government wants to gather the data on digital currency. And in order to collect that data on digital currency, government is mandating that every individual, every investor, every company need to disclose their cryptocurrency or digital currency investment. So these are the key changes in reporting norms: nature of loan granted to promoters, current maturity of long-term borrowings, benami property, compliance with approved scheme of arrangement, management representation on inflow and outflow of the funds, mandatory use of accounting software. All these changes are made or proposed into Company Act, and once these changes are implemented, then companies have to mandatorily disclose all such information into their financial statement from the very next fiscal year. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ yesterday newspaper. Market slides amid recovery concern. The Indian market on Wednesday posted their biggest single day fall in nearly a month as resurgence of coronavirus sparked concern about the pace of economic recovery. जैसा कि हम सभी को पता है या पता होगा कि इंडिया में एक न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन पाया गया, दैट इज एक्चुअली डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। तो अभी तक क्या था, सिंगल म्यूटेंट स्ट्रेन RNA वायरस था और उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन डेवलप किया गया था, बट जो अभी नया वायरस पाया गया दैट इज डबल म्यूटेंट स्ट्रेन एंड इट इज़ अ वेरी पेक्यूलर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोरोना वायरस स्ट्रेन। बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, महाराष्ट्र, पंजाब में, ये इस नए स्ट्रेन की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वायरस में कुछ म्यूटेशन हो गया है, इसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, नया वायरस स्ट्रेन आ गया है। केसेस जो जनरली आ रहे हैं वो दैट इन्फेक्टेड बाय द ओल्ड स्ट्रेन, और जो न्यू स्ट्रेन आया दैट इज हाईली इन्फेक्शियस, इट विल इंक्रीज द इन्फेक्टिविटी एमिड द ग्रेव कंसर्न ओवर द सर्ज इन द केसेस इन केस ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो ओल्ड वेरिएंट से इन्फेक्टेड ही हैं। ऐसा नहीं कि जो म्यूटेंट वेरिएंट आया उसकी वजह से ये केसेस बढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ वेरी कंसर्न क्योंकि जो भी नया वेरिएशन आया है, म्यूटेंट वायरस आया है, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वेरिएंट। और ये हमेशा होता है वायरस के साथ, दे म्यूटेट एंड दे बिकम मोर डेंजरस, मोर इन्फेक्शियस देन द देयर प्रीवियस वर्जन। तो इस तरह से जिस 40,000 प्लस केसेस आ रहे हैं 2021 के केस में, इट इज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्शन दैट इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड इन अ डे 1। तो अभी तक इस करंट ईयर में सबसे ज़्यादा केसेस कल आए हैं। तो ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं इसको देख करके इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो डाउनग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली नाउ क्वेश्चनिंग द री-एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दे आर क्वेश्चनिंग द इकोनॉमिक रिकवरी। तो इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के वो फिर से सस्पिशियस हैं। इवन कुछ कंट्रीज़ में और कुछ स्टेट्स में एक पार्शियल लॉकडाउन भी अप्लाई कर दिया गया, जिसको देखते हुए मार्केट ने immediately react किया and market has recorded biggest single day fall in nearly a month. So fresh lockdown in Europe and the possibility of the increase in tax rates in US impacted the investor sentiments apart from the other factor. So increasing COVID-19 cases, partial lockdown into few states, fresh lockdown that is imposed in Europe, in possibility of
tax increase in US, all these sentiments are affecting the investor sentiments negatively towards the risk assets, and because of that foreign investors pulled out their approximately 2000 करोड़ फॉर्म इंडियन इक्विटीज। तो डेफिनेटली जब इन्वेस्टर्स को किसी भी इकोनॉमी में प्रॉफिट नहीं दिख रहा और ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नहीं है कि वो इकोनॉमी अभी डाउन होगी या उसमें रिसेशन आएगा, तो डेफिनेटली एवरी इन्वेस्टर वेदर इट इज अ फॉरेन और द डोमेस्टिक इन्वेस्टर दे विल पुट आउट देयर इन्वेस्टमेंट, एंड बिकॉज ऑफ 2000 crore pull out from Indian equity market, Nifty ended the session at 40,549 with a decline of approximately 265 points. That is 1.8%. और वहीं सेंसेक्स में 1.7% का फॉल देखा गया, एंड जिससे अप्रॉक्सीमेटली 3.27 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टर वेल्थ वॉज वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। तो मैसिव सेलिंग प्रेशर था जिसकी वजह से 3.27 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टर वेल्थ था वो मार्केट से वाइप आउट हो गया, एंड दिस इज द फ्लक्चुएशन इनटू द सेंसेक्स, दैट इज सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.7% का फॉल देखा गया इनटू S&P BSE सेंसेक्स, and these are the top losers and best sectoral indices. So M&M, SBI, Axis Bank, ICICI, Indus Bank have seen the largest fall, and these are the sectoral performance: realty, metal, auto, bankex and finance. BSE sectoral performance में सबसे ज़्यादा reality and सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट सेक्टर हुए वो रियलिटी, मेटल, ऑटो, बैंकेक्स और फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा फॉल देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ देयर स्टॉक्स वैल्यूएशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ यस्टरडे न्यूज़पेपर। फ्यूल प्राइसेस कट फॉर फर्स्ट टाइम इन अ ईयर। डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए फाइनली स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में OMCs बोलते हैं, उन्होंने वेडनेसडे को फ्यूल प्राइसेस में कुछ रिडक्शन किया, और एज पर द रिकॉर्ड इट इज़ द फर्स्ट रिडक्शन ओवर अ ईयर विच कम्स वीक बिफोर 5 स्टेट्स गो टू द पोल्स। तो बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिटिकल मूव, और ये अगर पॉलिटिकल प्रेशर में लिया गया मूव है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 5 स्टेट जो हैं उनमें इलेक्शन आने वाला है। तो स्टेट रन OMCs हैं उन्होंने फ्यूल प्राइसेस कम किए हैं। द प्राइसेस वर लास्ट रिड्यूस्ड ऑन मार्च 16, 2020। तो एक साल बाद ये दोबारा से एक्सरसाइज इनिशिएट की गई है, और जो स्टेट OMCs हैं उन्होंने फ्यूल प्राइसेस को 18 पैसा in case of petrol and 70 पैसा in case of diesel reduce किया है। And apart from this reduction by domestic और state oil marketing companies, international market में भी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली लोअर हुए हैं। क्यों लोअर हुए अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यूरोप में जो लॉकडाउन इनिशिएट कर दिया गया है, दोबारा से लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा सा फॉल देखा गया। क्यों फॉल देखा गया है? डेफिनेटली इट द लॉकडाउन इनटू यूरोप में रिजल्ट इन अ डिलेड डिमांड रिकवरी। तो अगर लॉकडाउन यूरोप जैसे कंट्रीज़ में हो रहा है तो वो डिमांड पर असर करेगा, डिमांड विल बी सबड्यूड, एंड अगर डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली द प्राइसेस विल वेरी। तो यूरोप में जो लॉकडाउन उसकी वजह से जो पर बैरल प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैड बीन केप्ट स्टेबल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ फ्रॉम February 23 इन द नेशनल कैपिटल। और इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने भी, हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स ने भी जो फ्यूल पे लगने वाले टैक्स हैं उनको रिड्यूस किया है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस इनटू देयर ओन स्टेट। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी में भी जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं उसको देखते हुए भी ये रेट्स जो फ्यूल प्राइस के हैं वो कम किए गए हैं। ऑल्दो जो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो यूरोप लॉकडाउन की वजह से और जो डोमेस्टिक जो स्टेट रन कंपनीज हैं उनकी वजह से अभी हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल के प्राइसेस थोड़े से कम हो, बट ड्यू टू द सुएज कैनाल ब्लॉकेज दिस फ्यूल प्राइसेस और द क्रूड ऑयल प्राइसेस विल गोइंग टू डेफिनेटली इंक्रीज इनटू फ्यूचर और अपकमिंग मंथ्स। जो सुएज कैनाल के ब्लॉकेज को लेकर के
कई सारे एक्सपर्ट ने कोशिश किया है कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। सुएज कैनाल क्या है? Why the Suez Canal is so important for fuel prices और क्रूड ऑयल प्राइसेस इनटू इंटरनेशनल फोरम? तो आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाई, व्हाट इज दिस Suez Canal and why it is so important for international crude oil prices. And apart from cutting the fuel prices into the domestic market, Indian government is also saying that it is not possible to bring the petrol and diesel under GST for upcoming 8 to 10 years. तो हमारे जो सुशील मोदी साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि जो अभी ये वेव चल रही है कि फ्यूल को जीएसटी के अंदर लिया जाएगा, तो जैसे ही फ्यूल या क्रूड ऑयल जीएसटी के अंदर में आएगा उसके डोमेस्टिक मार्केट में 20 रुपए तक उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, ऐसा एंटिसिपेशन है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है। बट मिस्टर सुशील मोदी का ये कहना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर जीएसटी फॉर अपकमिंग 10 ईयर्स। आगे आने वाले 10 सालों तक इंडियन गवर्नमेंट शायद ही सोच पाए जीएसटी को, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर में लाने का। वाई? Because states and the center government is not actually ready to face the annual revenue loss of over rupees 2 ट्रिलियन ऑन दिस अकाउंट। तो अगर जीएसटी के अंदर में आ जाता है फ्यूल और डीजल तो अप्रॉक्सीमेटली सालाना गवर्नमेंट को 2 ट्रिलियन रुपीस का, इंडियन रुपीस का लॉस होगा। एंड डेफिनेटली बीजेपी मेंबर सुशील कुमार मोदी said that government, whether it is a center government or state government, they are not at all ready to bring पेट्रोल एंड डीजल अंडर जीएसटी। तो ऐसे जो कवायतें लगाई जा रही थी कि शायद आगे आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ला दिया जाएगा एंड इट विल गिव सम सर्टेन रिलीफ और कंफर्ट टू द डोमेस्टिक यूजर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एटलीस्ट फॉर द टेन्योर ऑफ बीजेपी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। फाइनेंस बिल eases Mauritius funds path for India shift। तो कल जो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें अमेंडमेंट्स जो लाए गए हैं, दैट अमेंडमेंट्स अलाउ द होली ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज एसपीवी ऑफ एन ऑफ शोर फंड टू transfer security to an international financial services center IFSC fund in Gujarat, while also enabling the IFSC fund to issue units either to investors in the offshore fund or to the offshore fund itself। तो जो ये नया चेंज लाया गया है, इस चेंज से क्या होगा, जो मॉरिशस से का जो पाथ है, जो मॉरिशस से जो बेसिकली हम कह सकते हैं फंड आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, वो थोड़ा सा ईज हो जाएगा इंडिया में आने के लिए। जितने भी कंट्रीज़ हैं, मॉरिशस हो गया, जो भी जिनको हम बोलते हैं टैक्स हेवन, तो बेसिकली इस तरह की कंट्रीज़ को राउंड ट्रिपिंग के लिए बहुत यूज़ किया जाता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट या हवाला। आपने सुना होगा ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, तो मॉरिशस हो गए, केमन आइलैंड्स हो गए, ऐसे सारे कंट्रीज जो कि टैक्स हेवन है, दे आर बेसिकली यूज फॉर राउंड ट्रिपिंग। तो जो रिसेंटली फाइनेंस बिल लाया गया है इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल चेंजेस लाए गए हैं, डू नॉट डेल्व योरसेल्फ इनटू दैट टेक्निकल चेंजेस, जिससे कि मॉरिशस का जो फंड पाथ है जो इंडिया में आता है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म यूज है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर फंड इन गुजरात। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज दिस इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर, आपने इसको कहाँ सुना है, किस कंटेक्स्ट में आईएफएससी का नाम हम लोग सुनते हैं, एंड हाउ इट इज़ एक्चुअली वर्क। तो जो भी ये फाइनेंस बिल लाया गया उनके एक्सपर्ट का कहना है कि इससे जो मॉरिशस फंड है, इट इज़ ईजियर फॉर मॉरिशस फंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया टू शिफ्ट टू आईएफएससी and approximately in upcoming years 600 to 800 Mauritius fund are ready to invest in India and expert reckon up to 10% of such fund could shift to IFSC। तो IFSC फंड को लेकर के जो भी फाइनेंस बिल में चेंज किया गया उससे बहुत ईजी होगा मॉरिशस फंड को, या जो टॉप इंडिया के रीजन्स हैं जहाँ से इंडिया में FPI आता है या FDI आता है, तो उनको थोड़ा सा फंड इंडिया में या इन्वेस्टमेंट करने में इंडिया में थोड़ा सा आसानी होगी। टॉप एफपीआई रीजन की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा एफपीआई कहाँ से आता है, तो यूएस, मॉरिशस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग एंड यूके। सो ऑल दीज आर द टॉप एफपीआई रीजन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो फरवरी 21 तक के डेटा के अकॉर्डिंग यूएस नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ एफपीआई इन इंडिया। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एफपीआई के मेजर सोर्सेस क्या हैं, टॉप कंट्रीज कौन से हैं जहाँ से इंडिया में सबसे ज़्यादा एफपीआई है, तो यूएस, मॉरिशस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग एंड यूके।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बायजूस क्लोज इन ऑन $15 billion valuation. So EdTech startup Byju's in talk to raise approximately 500 to 700 million dollar from new and existing investor in a fresh funding round. Recently pandemic के duration में भी बायजूस ने और कई सारी जो एडटेक कंपनीज हैं एकेडमी, इन सब ने भी फंड रेज किया था और वो यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ गई थी, टॉप यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ गई थी। नाउ बायजूस इज अगेंस्ट गोइंग फॉर फंड रेजिंग प्रोसेस। अप्रॉक्सीमेटली 500 to 700 बिलियन का फंड रेज होगा एंड दैट विल मेक द बायजूस वैल्यूएशन अप टू $15 बिलियन। तो हो सकता है इस फंड रेजिंग के बाद जो स्टार्टअप्स या यूनिकॉर्न की लिस्ट में हैं वो बायजूस नंबर 1 पे आ जाए। अभी कौन सी कंपनी नंबर 1 पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन डिस्कस किया है मैंने, दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज लिख कर बताइएगा कि कौन सी यूनिकॉर्न जो है वो वैल्यूएशन की लिस्टिंग में नंबर 1 में है इंडिया में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टॉप फर्म्स पे 20% मोर टैक्स दिस फिजिकल ईयर। सो द टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस, अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, इस सबका कैलकुलेशन चल रहा है। एज पर द कैलकुलेशन जो इस बार के टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस थे उन्होंने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, पैंडेमिक फाइनेंशियल ईयर में 20% ज़्यादा टैक्स पे किया है, जिसमें HDFC बैंक, SBI, LIC, TCS, Infosys, IOC, ICICI, ITC, HPCL एंड BPCL कंपनीज के नाम है। जबकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जहां कंपनीज का रिवेन्यू हॉल्ट हुआ है, वैल्यूएशन डिग्रेड हुआ है, उस पर्टिकुलर पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये सारी कंपनीज जो कि टॉप फर्म्स हैं इन्होंने 20% ज़्यादा टैक्स पे किया है। ज़्यादा टैक्स मीन्स इनकम रेवेन्यू ज़्यादा हुआ होगा, इनकम ज़्यादा हुई होगी, दैट इज़ वाई टैक्स इज मोर। सो द टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस हैव पेड over 20% more tax for this financial year in comparison to their corresponding period last year. तो सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो मार्च 25 को कल डेटा रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग HDFC, ICICI, SBI, LIC, TCS, Infosys जैसे जो टॉप फर्म्स हैं जो इंडिया में बड़ी कंपनीज के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने 20% ज़्यादा टैक्स पे किया है। एंड दिस लिस्ट इज एक्चुअली टॉप बाय HDFC, जिसने अप्रॉक्सीमेटली 12,050 करोड़ टैक्स पे किया है, विच इज़ एन 18% इंक्रीज ओवर द लास्ट कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। तो जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बैंक्स का NPA बढ़ रहा है, कंपनीज का वैल्यूएशन डाउन हुआ, रेवेन्यू डाउन हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड-19, वहीं पर कुछ जो फर्म्स हैं दे आर पेइंग मोर टैक्स बिकॉज ऑफ देयर improved performance compared to the previous year. And this figure signal the growth in margins of technology, engineering and pharma firms as per the experts कि जिस तरह से HDFC जैसे बैंक्स ने ज़्यादा टैक्स पे किया तो कंटिन्यूस कहीं ना कहीं सेक्टरल परफॉर्मेंस को देख करके कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और फार्मा फर्म्स के जो सेक्टर्स हैं उन्होंने कंपैरेटिवली अदर सेक्टर्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया इनटू दिस करंट पैंडेमिक ईयर। तो फार्मा, बैंक्स, OMCs, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सेक्टर्स में लास्ट जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है जब ख़त्म हो जाएगा मार्च में, पैंडेमिक का जिसको हम बोल सकते हैं पैंडेमिक से अफेक्टेड रहा ये पूरा फाइनेंशियल ईयर, उनमें इन सेक्टर की परफॉर्मेंस बेंचमार्क से भी ज़्यादा अच्छी रही एंड दैट इज इंक्रीजिंग द indicating the slight recovery into the Indian economy as well. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CCI orders inquiry into WhatsApp new policy. So the Competition Commission of India ने वेडनेसडे को जो WhatsApp की जो अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को ऑर्डर कर दिया है। तो CCI का ये कहना है कि दैट मे बी द ब्रीच ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ by WhatsApp new updated privacy policy, and that is why CCI has ordered the inquiry on this updated WhatsApp privacy policy. तो रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है इट्स लुक इन अ प्राइमा फेसी दैट्स अ टेक इट और लीव इट, या तो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करो या तो आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज़ जो है वो छोड़ दो। तो इस पॉलिसी को देखते हुए CCI ने कहा है कि CCI विल गो फॉर द प्रॉबिंग इनटू दैट न्यू प्राइवेसी पॉलिसी इन ऑर्डर टू
रिमूव द फेयर ऑफ इरोजन ऑफ यूज़र डेटाबेस। तो जो फेसबुक ओन व्हाट्सएप है, जिसमें हमने आप रिसेंटली इवन कुछ कंट्रोवर्सीज तो ऐसी जनरेट हुई थी जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था, तो उसमें ये कहा गया था कि जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी इंश्योर करी थी व्हाट्सएप ने, कि जो व्हाट्सएप फेसबुक ओन जितने भी एप्लीकेशंस थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उन सब में क्रॉस मैसेजिंग हो सकेगी, उनके डेटा को पूल कर दिया जाएगा। तो इसके बाद जब कई सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई तो व्हाट्सएप ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ को रिवोक कर लिया था। लेटर ऑन नई पॉलिसी इम्पोज करी जिसमें जो क्रॉस मैसेंजर मैसेज सेंडिंग है, डेटा पूलिंग है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फिर से जनरेट हुई, जिसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी प्रॉप करी है। तो व्हाट्सएप की डोमिनेंट पोजीशन को देखते हुए कि व्हाट्सएप अब डोमिनेट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, नेटवर्क या सब्सक्राइबर को बेस को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें जंप करना पड़ा, क्योंकि एनी चेंज इनटू द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द व्हाट्सएप लाइक big platform will affect the number of thousands of users. एंड अपार्ट फ्रॉम सीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट ने भी व्हाट्सएप से क्लैरिफाई करने को कहा है कि जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेकर के आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्लैरिफाई करिए वेदर द प्लेटफॉर्म कंडक्ट्स द प्रोफाइलिंग ऑफ यूजर्स इन इंडिया, और अगर प्रोफाइलिंग करते हैं तो कहाँ करते हैं, वेयर डेटा इज स्टोर, कितनी इन्फॉर्मेशन आप सेव करते हैं, डेटा कैसे यूज़ करते हैं। सो ऑल दीज क्लैरिफिकेशन हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड फ्रॉम व्हाट्सएप। करेंटली व्हाट्सएप के पास 400 मिलियन यूज़र का डेटाबेस है, और अगर व्हाट्सएप इस तरह की प्रोफाइलिंग कर रहा है इंडियन डेटा बेस की, दैट विल डिसप्रपोर्शनली इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सिटीजन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन future. So that's all for today, students. If you want to download the Business Standard newspaper, this is the link. And if you want the lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook and on Insta. Apart from it, if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.